हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि क्या आप लोगों को यूएफ के चैनल के ऊपर एक वीडियो चाहिए, और लोगों ने कमेंट करके कहा कि हाँ, उन्हें एक वीडियो चाहिए। तो जैसा कि वादा किया था, ये वही वीडियो है। तो आज हम यूएफ के चैनल के एक वीडियो पे बात करेंगे जो उन्होंने करीब एक हफ्ते पहले अपलोड किया था। तो यूएफ के चैनल का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये एक पाकिस्तानी चैनल है जिसके 19,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और ये एक रोस्ट वीडियो नहीं है जैसा शाम ऑन टीवी का वीडियो था। ये एक क्रिटिसिज्म वीडियो है। दोनों में फ़र्क होता है, आप सब जानते हो उसके बारे में। यूएफ के चैनल एक अच्छा चैनल है, वन ऑफ द ओनली फ्यू चैनल्स पाकिस्तान में जो कभी कभार फैक्ट्स के साथ बात करता है। अगर आपको इंडिया को छोड़कर किसी और कंट्री के डिफेंस रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानना है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इनका एक वीडियो आया था एक हफ्ते पहले, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन आर्म फोर्सेस। तो मैं वीडियो प्ले करूँगा, फिर हम उस वीडियो के एक छोटे से पार्ट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इसके ऊपर कि क्या इंडिया की इतनी बड़ी आर्मी है, पाकिस्तान से शायद 2 गुना ज़्यादा है, शायद 3 गुना ज़्यादा है, 6 से 7 लाख शायद प्रॉबेबली इससे भी ज़्यादा जो है वो कश्मीर के अंदर सिर्फ बैठे हुए हैं। एयरफोर्स उनकी पाकिस्तान से डबल है, शायद 3 गुना हो सकती है। ये क्या सारी चीज़ें मिल मिला के पाकिस्तान को, उनकी जो नेवी की बात कर ले तो वो तो वैसे ही बहुत बड़ी है। लेकिन नेवी के बारे में सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने छोटा सा कोस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, और इंडियन नेवी ने जो है वो उससे शायद 5 गुना ज्यादा कोस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। खैर, ये तो एक सबसे बेसिक पॉइंट है जो कि समझना चाहिए इंडियंस को भी कि भाई आपकी नेवी अगर इतनी बड़ी है तो उसने प्रोटेक्शन भी तो इतने ज्यादा एरिया को देनी है। हमारी नेवी अगर छोटी है तो हमने प्रोटेक्शन भी उतने छोटे से एरिया को देनी है। तो आज हम ये बात करेंगे कि ये जो इंडिया की बड़ी एयरफोर्स है, इंडिया की बड़ी नेवी है, इंडिया की बहुत बड़ी जो आर्मी है, उसके इतने ज्यादा टैंक्स है, क्या ये इस बात की जमानत है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को रन ओवर कर सकता है, या सिर्फ बड़ी फौज के साथ साथ होना कुछ और भी कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको आपको देखना पड़ता है कि क्या आपकी आर्मी जो है वो इस काबिल भी है। आज हम इस पे ज्यादा बात करेंगे। समझाने की खातिर कुछ बातें करूंगा जिसमें मैं हो सकता है कि बाहर की, चाइना की, अमेरिका की भी मिसाल दूं ताकि आपका ज़हन खुले। ये जो बड़ी एयरफोर्स, बड़ी नेवी, इन बातों से निकले। F-22 को देख लें, कितना अच्छा जहाज है। अगर उसको आप ग्राउंड मिशन पे भेज देंगे तो वो 0 है। उससे अच्छा A-10 जहाज है, उससे ज्यादा वेपन्स जो है वो A-10 लेके जा सकता है। एक मिसाइल है वो बहुत जबरदस्त है, उसकी बहुत ज्यादा स्पीड है, लेकिन अगर उसकी रेंज ही कुछ नहीं तो वो क्या करेगा। एक मिसाइल है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट जाता है, फास्ट जाने के लिए उसको अपर एटमॉस्फेयर में जाना पड़ता है। अपर एटमॉस्फेयर में जाएगा तो दुश्मन उसको जल्दी डिटेक्ट कर लेगा, दुश्मन उसको जल्दी डिटेक्ट करेगा तो वो उसको जल्दी फेंक भी लेगा। तो क्या फायदा है इसका। ये सारे ट्रेड ऑफ्स होते हैं, ये सारी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, ये सारा कुछ टैक्टिक्स पे डिपेंड करता है। आगे चलें। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इनका जो पहला पॉइंट था वो ये था, भले ही इंडिया की नेवी एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी नेवी बहुत ज्यादा बड़ी है, मगर इंडिया की नेवी को एक बड़ा कोस्ट प्रोटेक्ट करना है और पाकिस्तान की नेवी को एक छोटी कोस्ट लाइन प्रोटेक्ट करनी है। तो सबसे पहले ये बात सेंस नहीं बनाती है। हम नेवी को तब कंपेयर करते हैं जब आप अपनी नेवी को हमारे नेवल शिप से कंपेयर करते हैं। आप ही के कमेंट सेक्शन में कई सारे बंदे आके आपकी आपकी चाइनीज फ्रिगेट्स और चाइनीज सबमरीन्स को कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि ये हमें इंडियन नेवी के ऊपर एक अपर हैंड देंगे। तब आके लोग इंडियन नेवी को आपकी नेवी से कंपेयर करते हैं। आपकी नेवी इंडियन नेवी की आधे से भी कम साइज की है, तो इंडियन नेवी को ज्यादा रिसोर्सेज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके खिलाफ। वहीं पाकिस्तान नेवी को अपने सारे रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे, जो कि काफी नहीं है। अब यही सेम एग्जांपल बड़ी नेवी वाला आपने अपने स्टेट ऑफ मलक्का वाली वीडियो में भी दिया था। चाइना की नेवी इंडियन नेवी से कंपैरेटिवली बड़ी है और इंडिया स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक नहीं कर सकता। आप ही ने अपनी वीडियो में यह एग्जांपल दिया था। और हाँ, कोस्ट लाइन इंडिया की बड़ी है तो इंडियन नेवी को एक बड़ी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करना है, मगर आप ये भी तो देखिए किससे प्रोटेक्ट करना है। चाइना अभी इंडियन ओशन में इतना डोमिनेट नहीं है। वो भले ही अपनी 2-3 शिप्स भेज सकते हैं, मगर उनके जो मिलिट्री बेसेस हैं उनमें कोई भी मेन चाइनीज शिप अभी अवेलेबल नहीं है। अरेबियन सी की बात करें तो उधर से आपकी नेवी आती है पाकिस्तान की, जो बहुत छोटी है। और वे ऑफ बंगाल में म्यांमार, बांग्लादेश, जिनसे इंडिया को कोई थ्रेट नहीं है। वहीं अगर हम चाइना को देखें तो इनकी भी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, मगर इनको अपनी कोस्ट लाइन को बड़े बड़े देशों से प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि जापान, यूएसए की 7th फ्लीट, ताइवान और भी कई सारे देशों के साथ इन्होंने साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट खड़े कर रखे हैं। तो उनको उस हिसाब से अपनी नेवी को मेंटेन रखना पड़ता है।
मगर ये बात आपने अपने स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाली वीडियो में नहीं बताई, मगर आप ये चीज इंडियन नेवी पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो इस बात का भी सेंस बनता नहीं है। आपके पास मुश्किल से 5 फ्रिगेट्स हैं और 5 सबमरीन्स हैं। डिस्ट्रॉयर्स तो है ही नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी नेवी इतनी छोटी है कि हमें अपने ज्यादा रिसोर्सेज यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हम तब भी बे ऑफ बंगाल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अग्नि 3 के बारे में ये बोलना कि इसकी रेंज बहुत कम है इसलिए वो बेकार है। अग्नि 3 का काम ही यही है, जो टारगेट इंडिया की बाउंड्री से ज्यादा दूर नहीं है उन्हें एलिमिनेट करना। हम अग्नि 5 का इस्तेमाल क्यों करें जब वो अग्नि 3 की रेंज में आता है। वहीं आपने ब्रह्मोस की बात करी कि ब्रह्मोस को हाई एल्टीट्यूड पे जाना पड़ता है स्पीड गेन करने के लिए, तो क्या इस्तेमाल है इसका। ब्रह्मोस की मैक्सिमम एल्टीट्यूड 15 किलोमीटर का है और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ब्रह्मोस को हाई एल्टीट्यूड गेन करना पड़ता है अपनी फुल स्पीड को अचीव करने के लिए। वो आपकी CM-400 AKJ मिसाइल के साथ केस होगा, हमारी ब्रह्मोस के साथ ऐसा कोई भी केस नहीं है। ब्रह्मोस की स्पेशलिटी उसकी स्पीड है कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम को टाइम नहीं मिलता है उसे एलिमिनेट करने का, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है। ये है स्पेशलिटी, रेंज स्पेशलिटी नहीं है, एल्टीट्यूड स्पेशलिटी नहीं है। हाँ, नेवल वर्जन में एल्टीट्यूड स्पेशलिटी है क्योंकि वो स्की स्कीमिंग कर सकती है इवन आफ्टर इट इज अ सुपरसोनिक मिसाइल। कोई वीडियो बना दो उसके ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, इंडियन नेवी ये कर देगी, इंडियन नेवी वो कर देगी, इंडियन नेवी इतनी बड़ी। चलें आज जरा इंडियन नेवी के बारे में देख लें कि उसकी ट्रेनिंग किस किस्म की है। एक वक्त आया था आज से कुछ साल पहले कि इंडियन नेवी के 7 महीने के अंदर 10 बड़े मेजर डिजास्टर्स हो चुके थे, जिसमें उनके 3 तो सबमरीन के डिजास्टर्स थे, 3 सबमरीन के एक्सीडेंट्स थे और बाकी जो थे वो आप कह लेंगे शिप्स के एक्सीडेंट्स थे। इंडियंस को इस बात का ज्यादा पता होगा। INS बेटवा था, पानी के अंदर डैमेज हो गया था, उसको कोई नीचे से चीज लग गई थी। INS कोंकण था, उसके ऊपर आग लग गई थी। INS एरावत था, उसका एक एक्सीडेंट लोगों को शायद याद हो। फिर एक दफा ऐसा हुआ कि 14 अगस्त 2013 को पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे वाले दिन INS सिंधु रक्षक के ऊपर एक्सप्लोजन हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पाकिस्तान की जश्न आजादी मना रहे हैं। वो सबमरीन मेरा ख्याल से सिंक हो गई थी बाद में। एक सबमरीन बनाने में कितना टाइम लगता है, एक सबमरीन जो है उसको निगोशिएट करने में कितना टाइम लगता है, फिर उसके बाद उसकी बनाने में कितना टाइम लगता है, फिर उसके सी ट्रायल्स में टाइम लगता है, फिर उसके इंडक्शन में टाइम लगता है। तो अगर आपके क्रू के पास ट्रेनिंग ही नहीं है और आपने एक सबमरीन जो है उसको डुबो दिया, आपको शायद याद हो कि इस वाक़े के बाद इंडिया के नेवल चीफ ने इस्तीफा भी दे दिया था, जोशी था करके इस तरह से कोई नाम था, उसने रिजाइन कर दिया था। और ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट था जिसके ऊपर जो पूरी की पूरी सबमरीन ही डूब गई थी। फिर एक उनका टॉर्पीडो रिकवरी वेसल था जो कि विशाखापट्टनम के नजदीक डूब गया था। तो अगर आपके पास ट्रेनिंग ही नहीं है, मेंटेनेंस ही नहीं है, तो जितनी बड़ी नेवी मर्जी बना लो, क्या फर्क पड़ेगा। 2014 में उनकी एक सबमरीन थी INS सिंधु रत्ना, उसके ऊपर आग लग गई, 2 ऑफिसर्स मर गए। एक सबमरीन जिसके ऊपर आग लग गई है और वो 1 साल जो है वो पोर्ट के ऊपर पड़ी रहती है, तो उसका क्या फायदा। ठीक है, आपके पास 70 भी सबमरीन हो तो ठीक है, आप बना लें, कोई मसला नहीं। चलें अब एयरफोर्स की तरफ आ जाएं। अगर आपके क्रू के पास ट्रेनिंग नहीं है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल चलाने वाले जो होते हैं, अगर उनके पास ट्रेनिंग ही नहीं है। ईरान ने, शायद आपको कुछ दिन पहले पता है कि ईरान और अमेरिका के मसले मसाइल हो गए थे। अमेरिका ने जब उनका वो जनरल मार दिया था तो उसके बाद ईरान ने कहा था कि हम फायर करेंगे। ईरान ने कुछ मिसाइल दागे इराक के ऊपर और उसके बाद उनको ये खतरा था कि अमेरिका रिटेलिएट करेगा, अमेरिका क्रूज मिसाइल हम पे मारेगा। उन्होंने अपने जो सरफेस टू एयर मिसाइल वाले थे उनको उन्होंने कहा हुआ था कि आपने हेड ट्रिगर रेडी रहना है और अगर कोई भी चीज आती है तो आपने उसके ऊपर फायर कर देना। उन्होंने फायर कर दिया और उन्होंने यूक्रेन का एक सिविलियन जहाज जो था वो गिरा दिया। क्यों? उनको ये कहा गया था कि कोई भी चीज आपके तरफ आएगी तो वो अमेरिकन क्रूज मिसाइल होगा। आपके रेडार के ऊपर कोई चीज ब्लिप करती है, आपने उसके ऊपर फायर खोल देना। उन्होंने फायर खोल दिया, वो एक सिविलियन जहाज था वो गिर गया, लोग मर गए बेचारे। उनके पास ट्रेनिंग नहीं है इतनी ज्यादा कि वो ये डिफरेंशिएट कर सकते कि ये जहाज कहां से उड़ा था। पता होना चाहिए था वो तेहरान से ही उड़ा था जहाज। ट्रेनिंग मैटर करती है। इंडिया ने नहीं अपना हेलीकॉप्टर गिरा दिया था, तो उन्होंने देखा पैनिक हुए, उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर गिरा दिया। तो ये किस चीज की कमी थी? ये उनकी ट्रेनिंग की कमी थी। ये रेडार्स को समझना, रेडार्स के ऊपर काम करना, सरफेस टू एयर मिसाइल्स के ऊपर काम करना, ये कोई आसान काम है? महीने छोड़ के साल लग जाते हैं इसको समझने में। अगर एक बंदा आप इसके ऊपर लगाते हैं तो उसको आपको ट्रेनिंग देने के लिए साल हर साल चाहिए। नया रिक्रूट आप हर महीने चेंज कर लें, उसको कुछ भी नहीं पता होगा, वो वही काम करेगा कि एक सिविलियन जहाज के ऊपर फायर कर देगा। ये अब इंडियन नेवी की ट्रेनिंग को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट हर एक नेवी में होते हैं। यूएस नेवी में भी कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, अभी लिस्ट गिनवा दूंगा मैं आपको। 12 जुलाई 2020 में USS बॉनहोम रिचर्ड में आग लग गई थी और उसके बाद यूएस नेवी को उसे डीकमीशन करना पड़ा था। 17 जून 2017 $1.8 बिलियन के USS फिट्जगेराल्ड एक फिलीपीन के कंटेनर शिप से टकरा गया था। अभी आपको सबमरीन के एक्सीडेंट गिनवा देते हैं। 2002 में
यूएसएस डॉल्फिन में फ्लडिंग हो गई थी, उसमें आग लग गई थी। 2012 में यूएसएस मायामी आर्सन में मेंटेनेंस के समय आग लग गई थी। फिर 2012 में यूएसएस मॉन्टपेलियर और यूएसएस सेंट जैसिंटो की टक्कर हो गई थी एक साथ। तो एक्सीडेंट हर एक नेवी में होते रहते हैं। अब इंडियन नेवी में एक्सीडेंट हो गए तो आप बोल रहे हो कि इंडियन नेवी के मेंटेनेंस क्रू के पास ट्रेनिंग नहीं है। ऐसे तो किसी भी नेवी के पास ट्रेनिंग नहीं है। एक्सीडेंट हर एक नेवी में होते हैं। वो तो आपके पड़ोसी दोस्त चाइना में एक्सीडेंट होते हैं तो खबर हमारे पास आती नहीं है, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट सब कंट्रोल करती है। तो एक्सीडेंट्स के ऊपर नेवी की कैपेबिलिटी पे सवाल उठाना सेंस नहीं बना था। फिर उन्होंने एयरफोर्स पे सवाल उठाया कि साहब आपने अपना ही हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। फ्रेंडली फायर वॉरफेयर का पार्ट होता है। फ्रेंडली फायर इंसिडेंट्स कई बार हो चुके हैं। यूएस अफगान वॉर में कई बार हो चुके हैं। एक बार 1988 में यूएस नेवी ने एक ईरानियन एयरलाइनर को उड़ा दिया था, क्योंकि उस समय गल्फ रीजन में बहुत टेंशन चल रही थी। आप एक्सीडेंट्स की बेस पे ये नहीं कह सकते सब इंसान है, गलती सबसे होती है। तो यही था इनकी इस वीडियो में। हमने पूरा वीडियो देख लिया है और मैंने आप सबको बता भी दिया है कि क्या क्या गलत था इस वीडियो में। मगर फिर भी मैं ये चैनल आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि चैनल में कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। अगर आप इंडिया को छोड़ के किसी और कंट्री के बारे में जानना है तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये एक रोस्ट वीडियो नहीं था, ये एक क्रिटिसिज्म वीडियो था। तो प्लीज अगर यूएफ के चैनल का कोई भी व्यूअर या खुद यूएफ के ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज दिल पे मत लेना। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो का टॉपिक आप अगर सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।